3 सितंबर 1840 एक मर्डर का ट्रायल शुरू होता है। एक मर्डर की सुनवाई शुरू होती है फ्रांस के एक कस्बे टूल में। केस था एक आदमी के कत्ल का और आरोप था उसकी बीवी पर कि उसने उसे आर्सेनिक नाम का जहर देकर मार डाला। इस पर फ्रांस दो धड़ों में बंट चुका था। एक पक्ष मानता था कि मैरी लाफार्ज है वो गुनहगार है, जबकि एक पक्ष मानता था कि वो निर्दोष है। आप भी सुनाए कहानी और अपनी राय दें कि आपको क्या लगता है गुनहगार कौन था और कौन नहीं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका स्टफ अहेड पर। आज की कहानी शुरू करते हैं। मैरी फॉर्चून कैपेल, जन्म होता है इसका 15 जनवरी 1816 को। ये एक ना तो ज़्यादा रसूखदार फैमिली से, ना ज़्यादा रईस फैमिली से है और ना ही ज़्यादा मिडिल क्लास से है। ये अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। मैरी के बारे में कहा जाता है कि इसकी ग्रेट ग्रैंड मदर, इसकी परदादी का लुई फिलिप्स, जो कि फ्रांस के राजा थे 1785 से 1793 के बीच, उनके साथ अवैध संबंध रहा है। तो बेसिकली मैरी की जो फैमिली है ये एक रॉयल फैमिली के वंशज भी हैं, ऐसा इनका कहना था। मैरी के जो पिता है वो नेपोलियन की सेना में तोपखाने में काम करते थे, बेसिकली आर्टिलरी ऑफिसर थे। अब मैरी के साथ एक दुर्घटना होती है। जब मैरी 12 साल की होती है तब मैरी के पिताजी गुजर जाते हैं। वो हंट कर रहे थे, कोई शिकार पर जा रहे थे और शिकार करते हुए मारे जाते हैं। अब चूंकि मैरी की जो मदर थी वो काफ़ी अट्रैक्टिव थी, काफ़ी ब्यूटीफुल, एक बहुत खूबसूरत औरत थी, तो उसकी दोबारा शादी हो जाती है। लेकिन मैरी की किस्मत यहाँ भी देखिए, जब मैरी 18 साल की होती है तब उसकी माँ भी चल बसती है। अब इन सबको देखते हुए मैरी की माँ की जो सिस्टर होती है, मतलब मैरी की मौसी होती है, वो मैरी को पेरिस ले आती है अपने साथ रह। मौसी के जो पति हैं, मैरी के मौसा जो हैं, अब वो काफ़ी रसूखदार फैमिली से हैं और काफ़ी रेप्यूटेड इनके पास जॉब होती है। सेक्रेटरी जनरल एट बैंक ऑफ फ्रांस के सेक्रेटरी जनरल होते हैं। मैरी को एक बहुत अच्छे स्कूल में दाखिला करवाते हैं। वहाँ पर ये फ्रांस के रईस से रईस लोगों के बच्चों के बीच पढ़ती है। अब वहाँ पर जाकर होता यह है कि मैरी को एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, हीन भावना के शिकार हो जाती कि यहाँ जो भी लड़के आ रहे हैं सारे इतने रईस, इतने अमीर घर से हैं और सिर्फ मैं मिडिल क्लास घर से। तो ये बात मैरी को बहुत दुख देती है कि सारे लोग इतने अमीर हैं, इतने रसूखदार घर से, और मैं मिडिल क्लास घर से आई हूँ। हालांकि मेरे मौसा काफ़ी अमीर हैं, लेकिन बेसिकली मेरी तो अमीर नहीं थी ना। तो मैरी को एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स घेर लेता है। अब स्कूल ख़त्म होता है, मैरी के सारे दोस्त होते हैं, सबकी शादियां होने लगती है, लेकिन मैरी की कहीं शादी नहीं होती। मैरी की मौसी तय करती है कि वो मैरी के लिए दहेज की रकम रखेगी 90,000 फ्रैंक उस टाइम फ्रांस की करेंसी थी। मैरी की मौसी तय करती है कि जो भी उससे रईस आदमी शादी करेगा उसको ये दहेज के रूप में 90,000 फ्रैंक देंगे। फिर भी मैरी की कहीं शादी नहीं होती। अब मैरी हो जाती 23 साल की, लेकिन मैरी की जो मौसी है उसकी चिंता ज़्यादा बढ़ती जाती है कि क्योंकि ये एज उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा होती थी शादी करने के लिए। तो मैरी की मौसी तय करती है कि वो एक मैरिज ब्रोकर से कांटेक्ट करेगी। तब मैरिज ब्रोकर से संपर्क किया जाता है। मैरिज ब्रोकर एक रिश्ता लेकर आता है जो कि 550 किलोमीटर साउथ में था पेरिस से, और ये एक कस्बा था टूल नाम का। वहाँ पर एक गाँव था ला ग्लोंडियर। वहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम होता है चार्ल्स लाफार्ज। चार्ल्स लाफार्ज का बैकग्राउंड आपको बता दें कि चार्ल्स लाफार्ज का एक लोहे का कारखाना था और एक काफ़ी आलीशान मकान था इसका। और मैरी को जो चाहिए था वो बेसिकली इसके पास था, लेकिन मैरी को चार्ल्स लाफार्ज शुरू में पसंद नहीं आता। वो मना करती कि उसको शादी नहीं करनी है, लेकिन मैरी को आखिर में राज़ी होना पड़ता है क्योंकि ये बात उसको खुद को भी पता है कि उसकी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और अब उसके पास कोई ऑप्शन बचे नहीं है ज़्यादा। तो मैरी फाइनली राज़ी हो जाती है। गर्मी के दिनों में 1839 में मैरी की शादी हो जाती है। अब मैरी शादी करके चार्ल्स के घर पहुंचती है तो वो देखती है कि चार्ल्स का घर है तो काफ़ी आलीशान, लेकिन ऐसा लगता है कि कई सालों से इसकी मरम्मत नहीं हुई है, इसको मरम्मत की सख्त ज़रूरत है। फिर मैरी सोचती है अगर ये इतने ही रसूखदार, इतने ही रईस हैं तो अपनी घर की सर्विस, अपनी घर को रिपेयर क्यों नहीं करवा लेते। जैसे जैसे मैरी क्लोज होती है उसको पता चलता है कि चार्ल्स का जो लोहे के कारखाने का बिजनेस है वो पूरा डेट में है, पूरा कर्जे में डूबा हुआ है, और जो मैरी के दहेज के जो 90,000 फ्रैंक थे वो भी उस कर्जे को चुकाने में जाएंगे।
तो मेरी को ये सोचकर बहुत दुख होता है कि कहाँ उसने सपने संजोए थे कि कोई रईस ज़्यादा होगा। और इसके ऊपर से और हालत ख़राब कर देने वाली बात कि चार्ल्स लाफार्ज की जो माँ और बहन है उसका भी व्यवहार मेरी के साथ बिल्कुल सही नहीं था। तो मेरी आखिर में तंग आकर 13 अगस्त 1939 को एक सुसाइड नोट लिखती है चार्ल्स लाफार्ज को, जो कि काफ़ी इमोशनल भी होता है। वो लिखती है कि मैंने काफ़ी सपने संजोए थे इस शादी को लेकर कि मेरा होने वाला पति ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा घर होगा, जो भी होता है एक लड़की के सपने, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। और इस घर की हालत ऐसी है कि यहाँ पे रहा नहीं जा सकता। फिर मेरी चार्ल्स लाफार्ज से रिक्वेस्ट करती है कि आप प्लीज़ मुझे रिलीज़ कर दें, मुझे डिवोर्स दे दें और मुझे आज़ाद कर दें। चार्ल्स लाफार्ज, जो कि एक जेंटलमैन था, वो कहता है कि मैं तुमको छोड़ नहीं सकता, इससे मेरी काफ़ी बदनामी होगी, लेकिन मैं इतना कर सकता हूँ कि जब तक मेरा बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो जाता तब तक वो मेरी के साथ हम बिस्तर नहीं होएगा, दोनों एक बिस्तर पर नहीं सोएंगे और कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाएगा। और तो वो मेरे से कहता है कि उसके डाउरी, उसके दहेज के जो 90,000 फ्रैंक, 90,000 फ्रैंक मिले थे, उसका कुछ हिस्सा वो घर के रिनोवेशन में भी लगाएगा। मेरी तैयार हो जाती है, मेरी घर के काम में लग जाती है और चार्ल्स लाफार्ज अपने फैक्ट्री को प्रॉफिटेबल बनाने में लग जाता है। सब कुछ ठीक जा रहा होता है, तो उन दोनों के रिश्ते सुधर रहे होते हैं। मेरी अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को खत लिखती है कि सब कुछ सही है और वो खुश है अपनी लाइफ से काफ़ी। अब आती है 1939 दिसंबर की बात। कुछ पैसा रेस करने के लिए चार्ल्स लाफार्ज तय करता है कि वो पेरिस जाएगा और वहाँ के बड़े उद्योगपतियों से कुछ पैसा रेस करेगा ताकि अपनी कंपनी को थोड़ी प्रॉफिटेबल बना सके, अपनी कंपनी में थोड़ा पैसा पंप इन कर सके। चार्ल्स लाफार्ज अपने साथ एक एम्प्लॉय को ले जाता है, लेकिन मेरी इस एम्प्लॉय को शुरू से पसंद नहीं करती थी। वो चार्ल्स लाफार्ज से कहती है कि इस एम्प्लॉय को अपने साथ ना ले जाएं, इस पर मुझे शक है कि ये कुछ न कुछ गड़बड़ करता है। तब चार्ल्स लाफार्ज कहता है कि ये हमारी कंपनी से कई सालों से जुड़े हुए हैं और ये कुछ भी गलत नहीं करेंगे हमारे साथ। मेरी के लाख कहने के बाद भी चार्ल्स नहीं मानता और वो उस एम्प्लॉय को अपने साथ ले जाता है। अब चार्ल्स पेरिस में 1 महीने तक रुकता है। यहाँ से मेरी चार्ल्स को खत लिखती, वहाँ से चार्ल्स मेरी को खत लिखता और खतों की ताबत शुरू हो जाती है। सब कुछ सही जा रहा था। एक दिन ऐसा होता है, मेरी चार्ल्स को छोटे छोटे कुछ केक्स भेजती है खत के साथ। अब जैसे ही वो केक चार्ल्स के पास पहुँचते हैं, उसको एम्प्लॉय करता है और एम्प्लॉय बिना खत पढ़े वो जो सारे छोटे छोटे केक थे वो हटा देता है और एक बड़ा सा केक चार्ल्स को दे देता है। अब चार्ल्स बड़ा सा केक रिसीव करता है और वो खत पढ़ता है। जब वो खत का लब्बो लुआब पढ़ता है, उसमें यूँ था कि छोटे छोटे कई सारे केक रखे हैं मेरी ने, लेकिन जब वो देखता है कि यहाँ कोई छोटे केक नहीं है लेकिन एक बड़ा केक है, तब उसको थोड़ा अजीब भी लगता है, लेकिन वो ज़्यादा माइंड नहीं करता और वो उस केक को खा लेता है। अगले दिन से चार्ल्स को पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लग जाते हैं, इतना दर्द जिसको वो सहन नहीं कर पाता, और वो तय करता है कि वो वापस अपने गांव ला ग्लोंडियर वापस आ जाएगा। तो वापस रिटर्न आता है। अब मेरी और चार्ल्स की माँ और बहन ये इसका डॉक्टर से एग्जामिन करवाते हैं, तो पता चलता है कि चार्ल्स लाफार्ज को कोलेरा था। कई दिन हो जाते हैं, मेरी उसकी सेवा में दिन रात लग जाती है, लेकिन चार्ल्स की हालत नहीं सुधरती। मेरी तय करती है कि किसी और डॉक्टर से डायग्नोस करवाएंगे, लेकिन जो दूसरा डॉक्टर आता है वो भी चार्ल्स को कोलेरा ही बताता है और चार्ल्स की हालत सुधरने की बजाय और बिगड़ती जाती है। अब चूंकि चार्ल्स की जो माँ है वो मेरी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, तो वो मेरी पर नज़र भी रखती थी। इस बीच चार्ल्स की देखभाल करने के लिए चार्ल्स की एक रिश्तेदार एना ब्रून करके वो चार्ल्स के यहाँ पर आई हुई थी, और वो देखती है कि एक दिन मेरी एग नोक जो होता है, अंडे में शराब को फेंट कर चार्ल्स को पिलाया जाता था, उसमें मेरी कुछ मिला रही है पाउडर जैसा। तो एना ब्रून चार्ल्स की माँ को कुछ बताती है कि ऐसी ऐसी कोई सस्पिशियस चीज़ हो रही है। तो चार्ल्स की माँ उस एग नोक का जो कप होता है वो साइड में रख लेती है, उसको जांच के लिए भिजवाती है। जब लैब से रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि इसमें आर्सेनिक नाम का जहर है। इस बीच चार्ल्स का जो माली होता है वो भी बताता है कि चार्ल्स को खत लिखने से पहले
मेरी ने आर्सेनिक नाम का जहर मंगवाया था चूहों को मारने के लिए, और जब चार्ल्स वापस आने वाले थे उससे पहले भी मेरी ने आर्सेनिक नाम का जहर मंगवाया था चूहों को मारने के नाम से। और यही बात दुकानदार से जब पूछते हैं तो दुकानदार भी कंफर्म करता है कि मेरी यहाँ पर आर्सेनिक नाम का जहर का पाउडर लेने आई थी। तो कुल मिलाकर मेरी सब तरफ से घिर चुकी थी। तो चार्ल्स की जो माँ होती है वो मेरी को चार्ल्स की सेवा करने से मना कर देती है। धीरे धीरे दिन बीतते हैं। अब धीरे धीरे दिन बीतते हैं और 14 जनवरी 1840 को चार्ल्स की मौत हो जाती है। अब चूँकि चार्ल्स की माँ को मेरी पर पहले ही शक था, तो चार्ल्स की माँ एक इन्वेस्टिगेशन की मांग करती है। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। इन्वेस्टिगेशन में एना ब्रून जो चार्ल्स की रिश्तेदार थी वो एगनोक के कप दिखाती है कि इन कप में मेरी चार्ल्स को एगनोक देती थी। जो माली होता है उसका बयान, जो दुकानदार होता है उसका बयान, और पोस्टमार्टम जब होता है तो उसमें भी आर्सेनिक मिल जाता है और एज अ रिज़ल्ट मेरी को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब चूँकि मेरी की जो आंट थी वो काफ़ी रईस थी तो वो फ्रांस के बेस्ट लॉयर को हायर करती है। अब मेरी पर केस चलने वाला होता है। मेरी की एक दोस्त मार्किस डी लियोटो वो मेरी पर आरोप लगाती है और एक डायमंड की चोरी का केस भी मेरी पर लग जाता है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, मेरी के घर की छानबीन करती है, तो पता चलता है कि वो डायमंड मेरी के पास थे। तब मेरी यहाँ पर स्टोरी बताती है कि उसकी जो फ्रेंड है मर्किस, उसका कोई फॉर्मर लवर, कोई पुराना लवर उसको धमकी दे रहा था कि वो उसके बारे में सब चीज़ें उजागर कर देगा, और उससे बचने के लिए मेरी की जो फ्रेंड है मर्किस, उसने उसके लवर को कहा था कि मैं तुमको कुछ डायमंड दूंगी, तुम मेरा पीछा छोड़ दो। तो वो डायमंड देने के लिए मेरी ने अपने पास रखे थे, और उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर मर्किस ने मेरी को फंसा दिया। पर लेकिन डायमंड मिल चुके थे, तो मेरी को जुलाई 1840 में 2 साल की जेल सुना दी जाती है। अब ये जो केस होता है ये फ्रांस में काफ़ी फेमस हो जाता है। मेरी लगभग एक सेलिब्रिटी बन जाती है। हर कोई मेरी की एक झलक देखने के लिए उतावला हो जाता है। अब मेरी पर केस चलता है, पूरा कोर्ट रूम पैक होता है। 3 सितंबर 1840 को मर्डर का ट्रायल शुरू होता है। वो होता है टाउन ऑफ टूल में। यहाँ पर मेरी बिल्कुल ब्लैक कलर का गाउन पहनकर आती है, जिसको सोलेम लुक कहते हैं, जिसका बेसिकली ये संकेत होता है कि वो एक सताई हुई औरत है जिसको पूरे ज़माने भर ने परेशान कर रखा है। अब कोर्ट रूम पैक, हर कोई मेरी की एक झलक देखने को बेताब। डिफेंस लॉयर जो होता है वो कहता है कि चूंकि चार्ल्स की बॉडी में आर्सेनिक मिला है, लेकिन हम इस बात को नहीं मानते और वो चाहते हैं कि इस बॉडी का मार्श टेस्ट हो। मार्श टेस्ट को एक ब्रिटिश साइंटिस्ट जेम्स मार्श ने इंट्रोड्यूस किया था। वो बॉडी में आर्सेनिक का पता लगाने के लिए सबसे बेस्ट टेस्ट माना जाता है। अब चार्ल्स की बॉडी को इसकी ग्रेव से वापस निकाला जाता है और चेक किया जाता है, तो आर्सेनिक का कोई प्रमाण नहीं मिलता। अब प्रोसिक्यूटर का जो वकील होता है वो रिक्वेस्ट करते हैं कि जो खाना चार्ल्स को दिया गया था उसको चेक किया जाए। जो खाना बचा हुआ था इन्होंने ऐसे पैक करके रख लिया था, उसमें हाई अमाउंट ऑफ आर्सेनिक मिलता है। तो अब प्रोसिक्यूटर हायर फोरेंसिक अथॉरिटी को संपर्क करते हैं, जहां से आते हैं मैथ्यू ओफिला, और वो दोबारा मार्श टेस्ट को परफॉर्म करते हैं और इस बार चार्ल्स की बॉडी में से आर्सेनिक मिलता है। तो डिफेंस, अब जो मेरी के साइड से जो डिफेंस वकील था वो एक केमिस्ट को हायर करते हैं जिसका नाम था फ्रांकोइस वैन सोनेरा, लेकिन ये केमिस्ट आने में लेट हो जाता है और आखिरकार 17 दिनों बाद मेरी को डेथ सेंटेंस यानी मौत की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन चूँकि पब्लिक कन्विंस नहीं थी और पब्लिक काफ़ी गुस्सा थी, तो डिफेंस लॉयर ने इसका फ़ायदा उठाया और उसने वापस रिक्वेस्ट की कि मेरी की जो डेथ सेंटेंस की सज़ा है उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा कर दी जाए। तो मेरी को आजीवन कारावास की सज़ा हो जाती है और 12 साल बाद उसके अच्छे बिहेवियर की वजह से नेपोलियन थर्ड जो होता है वो उसको रिलीज़ कर देता है। जून 1852 को मेरी को आज़ाद कर दिया जाता है, लेकिन 12 साल जेल में रहने के बाद मेरी काफ़ी वीक, काफ़ी कमज़ोर 5 महीने बाद 7 नवंबर 1852 को मेरी ट्यूबरकुलोसिस की वजह से मर जाती है। तो इस तरह एक लड़की मेरी लाफार, जिसके ज़िंदगी को लेकर कई अरमान थे, जिसे हमेशा रसूख की, पैसों की और एक अच्छी ज़िंदगी की तलाश रही, किसको नहीं होती, हम सभी को ही तो है।
उसकी कहानी ख़त्म होती है। हालांकि कई लोगों को ये भी लगता है कि इन सब में चार्ल्स की माँ और रिश्तेदार एना ब्रून का हाथ था, लेकिन क्या कीजिएगा, नसीब कुछ और ही चाहता था। हालांकि मैं यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। आप बताएं, आपके मुताबिक कौन दोषी था? और अब मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं किसी दिन किसी नई कहानी में। तब तक के लिए इजाज़त दें। गुड बाय, शुक्रिया।